हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक में बात करेंगे, आप जान ही रहे हैं, सिल्क टॉपिक चल रहा था, तो टेक्सटाइल में सिल्क का आज हम लोग देखेंगे दूसरा पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको मैंने अभी पढ़ाया हुआ था लास्ट में अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। आपको मैंने बताया हुआ था कि जब हमें लंबा धागा चाहिए होता है तो हम जो रेशम का कीड़ा है उसे कीड़े की अवस्था तक पहुंचने नहीं देते हैं, प्यूपा की अवस्था में ही इनको मार देते हैं और इनसे एक लंबा धागा प्राप्त कर लेते हैं। तो जब हम रेशम के कीड़े को प्यूपा की अवस्था में ही मार देते हैं, इनका जो जीवन है उसे हम जब समाप्त कर देते हैं, तो जीवन समाप्त करने की जो ये प्रक्रिया है इसे हम लोग स्टोविंग कहते हैं। स्टोविंग कहते हैं। याद रखिएगा कि रेशम के कीड़े को प्यूपा की अवस्था में मार देना ही स्टोविंग प्रक्रिया कहलाती है, या स्टोविंग प्रोसेस के जरिए ही हम रेशम के कीड़े को मार देते हैं। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो कीड़ा है उसे गर्म पानी में, उबलते पानी में, उबलते जल में डाल दिया जाता है। ठीक है, उबलते जल में डाल देते हैं जिससे कि रेशम का कीड़ा मर जाता है और इसका जो रेशा है वो खींच करके हम इसको धागे के रूप में लपेट लेते हैं। यही प्रक्रिया कहलाती है, याद रखिएगा, स्टोविंग प्रोसेस। एक शब्द और आपको बता दें कि जब लार्वा के अंतिम चरण में रेशम का जो कीड़ा है एक स्राव करके अपने ऊपर जब धागा लपेटना शुरू कर देता है, तो वो क्या करता है, अपने शरीर के चारों ओर एक कोकून बना लेता है। क्या करता है? कोकून। कोकून क्या होता है? तो देखिएगा, जो रेशम का कीड़ा है लार्वा की अवस्था में एक विशेष प्रकार का स्राव करता है, जो उसका प्रोटीन और गोंद से मिश्रित एक जो स्राव करता है तरल पदार्थ अपने स्पिनरेट से मुख ग्रंथियों से निकालता है, तो वो अपने शरीर पर उसको लपेट लेता है। तो यही अपने चारों ओर एक खोल बना लेता है, यही प्रोसेस कहलाता है कोकून। या फिर लार्वा की अवस्था में जो रेशम का कीड़ा अपनी ग्रंथियों से एक तरल स्राव करता है, उससे उसका पूरा शरीर छिप जाता है, तो उसके चारों ओर का जो आवरण होता है उसे ही हम लोग कोकून कहते हैं। कीड़े के चारों ओर का आवरण, इसी आवरण के अंदर कीड़ा छुप जाता है और धागा इसके चारों ओर लपेटा रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब हम लोग कोकून से धागा प्राप्त करने की प्रक्रिया करते हैं, जब रेशम के कीड़े को मार करके कोकून हम प्रयोग करते हैं, तो कोकून से हमें सिर्फ 16% धागा प्राप्त होता है। 16% धागा प्राप्त होता है, बाकी चीज़ें अशुद्धियों में चली जाती है, बेकार होकर चली जाती है। तो जो कोकून का वजन होगा उसका 16% ही हमें धागे के रूप में प्राप्त होता है। अब चलिए, अब देखेंगे आज जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लोग देखेंगे रेशम के धागे का वर्गीकरण। अब हम लोग देखेंगे रेशम के प्रकार या सिल्क के प्रकार कितने होते हैं, या वर्गीकरण कहे तो जो रेशम है इनको हम लोग प्रकार के अंतर्गत देखेंगे। 2 भागों में बांटा जाता है। धागे को हम लोग 2 भागों में बांट लेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका क्लासिफिकेशन है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक होता है स्वनिर्मित रेशम, दूसरा है उत्पादित रेशम। इसे ही हम लोग और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे इसको हम कह सकते हैं जंगली रेशम, वाइल्ड सिल्क। यहाँ पे हम उत्पादन कर रहे हैं, इसे हम लोग कहेंगे कल्टीवेटेड सिल्क। ठीक है,
यहाँ पे आपने दो नाम देख लिया है, एक को हम कहते हैं वाइल्ड सिल्क, दूसरे को कल्टीवेटेड। नाम जरूर याद रखिएगा। रेशम के प्रकार दो होते हैं, पहला कहलाता है स्वनिर्मित रेशम, दूसरा है उत्पादित रेशम। स्वनिर्मित को हम लोग जंगली रेशम भी कहते हैं, वाइल्ड सिल्क भी कहते हैं। उत्पादित को हम लोग कल्टीवेटेड सिल्क कहते हैं। स्वनिर्मित रेशम के लिए जिस रेशम के कीड़े का प्रयोग किया जाता है तो इसके कीड़े का नाम है एंथीरिया माइलिट्टा। एंथीरिया माइलिट्टा, ये नाम जरूर याद रखिएगा। ये जंगली रेशम के कीड़े का नाम है। जब रेशम का जो कीड़ा है इसको हम लोग पालें, इसके लिए विशेष ध्यान दें, विशेष भोजन, तापमान, टेम्परेचर, इसके लिए जितनी चीज़ें उपयोगी है इसका ख्याल रखें, तब इससे मिलने वाला जो धागा होगा उसे हम लोग कहेंगे उत्पादित रेशम, कल्टीवेटेड। कल्टीवेशन शब्द आपने कपास लिनन में भी पढ़ा हुआ था, वहाँ पे हम लोग कपास की प्राप्ति के लिए खेती कर रहे थे, उत्पादन कर रहे थे। वही चीज़ यहाँ पे है, जब हम रेशम प्राप्ति के लिए जानबूझकर उत्पादन करते हैं तो वो कहलाएगा रेशम कल्टीवेटेड रेशम। लेकिन कुछ ऐसे भी रेशम के कीड़े हैं जिनके लिए विशेष देखरेख की आवश्यकता नहीं होती या उनका ख्याल नहीं रखा जाता, फिर भी वो जो उनका काम है वो तो करेंगे ही, तो रेशम का उत्पादन करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है स्वनिर्मित जंगली या फिर वाइल्ड सिल्क। स्वनिर्मित मतलब जो स्वयं से निर्मित हो जाए, और उत्पादित मतलब जिसका उत्पादन किया जाए। स्वनिर्मित रेशम स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। उत्पादित रेशम के लिए किसी व्यक्ति को एफर्ट करने पड़ते हैं कि अच्छी क्वालिटी के हमें रेशम प्राप्त हो सके। अब देखिएगा कि इससे जो रेशम के कीड़े का प्रयोग, जैसे शुरू में ही हमने आपको नाम बताया था रेशम की कीड़े का नाम बॉम्बिक्स मोरी, एंथापर्नी, एंथीरिया माइलिट्टा, ये तीनों नाम हैं। तो बॉम्बिक्स मोरी, देखिए शुरू में ही हम ये नहीं कहेंगे कि लो क्वालिटी के रेशम के कीड़े का क्या नाम है, हाई क्वालिटी के, तो जो सबसे बेस्ट होती है शुरुआत के समय में वही चीज़ें बताई जाती है। तो टीजीटी पीजीटी के लिए ध्यान दीजिएगा, आपसे अक्सर ये बॉम्बिक्स मोरी नाम पूछा जाता है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ के लिए एंथापर्नी नाम और एंथीरिया माइलिट्टा जरूर याद रखिएगा। एंथापर्नी के द्वारा भी हमें अच्छी क्वालिटी के रेशे प्राप्त होंगे। एंथीरिया माइलिट्टा जंगली रेशम के कीड़े का एक प्रकार होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो स्वनिर्मित रेशा है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला प्रकार है मूंगा, दूसरा है टसर, तीसरे को हम कहेंगे एरी, ईरी या अरंडी। ये तीनों नाम से जंगली रेशम जाने जाते हैं। जंगली रेशम की 3 कैटेगरी और होती है, मूंगा, टसर, एरी, ईरी या अरंडी। ये तीनों एक ही कैटेगरी के नाम है, एक कैटेगरी टसर है, दूसरा ये मूंगा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो जंगली रेशम है, आपने शुरू में वैसे पढ़ा हुआ था कि रेशम का जो कीड़ा है उसका भोजन होता है शहतूत की पत्तियाँ। इसका मतलब वो शहतूत के पेड़ पे पलेगा या उसे शहतूत की पत्तियाँ ही भोजन के रूप में दी जाएंगी। लेकिन जो जंगली रेशम है ये मुख्य रूप से ओक के वृक्ष में पाए जाते हैं। ओक वृक्ष पे ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। बबूल के वृक्ष भी जंगली रेशम के लिए ही प्रयोग होता है, बबूल के वृक्ष भी इनके लिए लाभदायक है, मतलब प्रयोग किया जाता है। जंगली रेशम उस पर भी पाए जाते हैं या उस तरीके का भोजन इन्हें कराया जाता है। वैसे ये ओक के वृक्ष पे मुख्य रूप से स्वनिर्मित रेशम या जंगली रेशम उत्पादित किए जाते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे बात होगी तो यहाँ पे शहतूत की पत्तियाँ ही इनका मुख्य भोजन होगा। यहाँ पे आपने देखा कि लिखा है मूंगा, टसर, एरी, ईरी, अरंडी। पूछा जाता है अरंडी किस प्रकार के रेशम का प्रकार है, तो स्वनिर्मित रेशम का प्रकार है या जंगली रेशम का प्रकार है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम मूंगा की बात करें तो जो ये मूंगा रेशम है इसमें ओक की पत्तियाँ इसकी भोजन होती है। ये जो कीड़े हैं ओक की पत्तियाँ खाते हैं, ठीक है। ओक की पत्तियाँ खाएंगे, इनसे जितने भी रेशे प्राप्त होंगे वो मोटे होंगे, चमकहीन होंगे, भूरे रंग के, मटमैले रंग के, इस तरीके के रेशम हमें प्राप्त होते हैं। और वैसे आप तो जानते हैं रेशम का रंग पीला चमकदार, क्रीम कलर, सुनहरा चमकदार इस तरीके से होता है।
लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो ये ओक वृक्ष है इसमें टैनिन एसिड पाया जाता है, टैनिन एसिड पाया जाता है, जिसके कारण इसकी जो रेशम की चमक है, क्वालिटी है, उनमें कमी आ जाती है। टैनिन एसिड के कारण जो रेशम है, ये जो जंगली रेशम, इसकी चमक में कमी आती है। ये उस तरीके का चमकदार नहीं दिखेगा जिस तरीके का उत्पादित रेशम हमें दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा कि जो टैनिक एसिड या टैनिन एसिड की अधिकता के कारण ही इसमें चमक बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। फिर दूसरी बात की जाए टसर, टसर भी ध्यान दीजिएगा एक तरीके से रेशम का ही प्रकार है जो कि स्वनिर्मित रेशम के अंतर्गत आते हैं या वाइल्ड रेशम के अंतर्गत आते हैं। ये जो रेशम का कीड़ा है ये ओक के वृक्ष पे, साथ ही बबूल के वृक्ष पर भी पलते हैं। टसर रेशम ओक के वृक्ष पे पाए जाते हैं और साथ ही बबूल के वृक्ष पे भी पलते हैं। ये भी ऐसा रेशम है कि जिसमें निम्न गुण के होते हैं, भारीपन होता है, मोटे धागे होते हैं, तो जिससे इनसे बनने वाला कपड़ा भी उतनी हाई क्वालिटी का नहीं होगा जितना यहाँ पर उत्पादित रेशम से प्राप्त होता है। तीसरा प्रकार है एरी, ईरी या अरंडी। इन तीनों रेशम में कहा जाए तो जो अरंडी से प्राप्त रेशम होता है यह सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा की बात की जाए, ये रेशम इससे अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये रेशम इन दोनों से बेटर होता है। तो याद रखिएगा, जंगली रेशम में या स्वनिर्मित रेशम में अच्छी किस्म का रेशम कौन है, तो एरी रेशम, एरी, ईरी या अरंडी, तीनों नाम आप याद रखिएगा। ये इन तीनों में सबसे बेस्ट होता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाएगा तो यही रेशम सबसे बेस्ट होगा। और इनमें भी अभी हम दो क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो रील्ड रेशम भी इनमें अच्छा होता है। स्पन धागा किसी भी तरीके का अच्छा नहीं होता है, चाहे वो सिल्क का हो या किसी अदर फैब्रिक से बना हुआ या कोई किसी और कैटेगरी का भी हो, तो कता हुआ धागा या स्पन धागा उतना अच्छा नहीं होता है। उसमें मोटा भी होगा, चमक नहीं होगी, कमज़ोर भी होता है रेशा, उसमें रोई उठने की भी संभावना रहती है, घर्षण क्षमता उसमें कम होती है। तो कता हुआ रेशम अच्छा नहीं होता, भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वो भी जो रील्ड रेशम है, लपेटा हुआ रेशम है, वो सबसे बेस्ट होता है। फिर भी जंगली रेशम में सबसे अच्छे रेशम का प्रकार पूछा जाएगा तो ईरी रेशम आप कहेंगे। ठीक है, ये था यहाँ तक का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे उत्पादित। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे रुकिएगा ज़रा सा, एक और भी चीज़ें ऐड कर देते हैं कि जो जंगली रेशम है इससे बनने वाले कपड़े कुछ उदाहरण के तौर पे यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो इसके अंतर्गत नहीं है, ये मत समझिएगा। यहाँ पे बात करें जंगली रेशम से निर्मित वस्त्र, तो इससे निर्मित होने वाले वस्त्रों के नाम अगर कहा जाए तो याद रखिएगा, राजा, शतंग, इसी तरीके से होगा एक पोंजी, टसा। ये कुछ रेशम से, जो जंगली रेशम है उनका प्रयोग करके बनने वाले कुछ कपड़े हैं, राजा, शतंग, पोंजी और टसा। तो अभी हमने पढ़ा हुआ है स्वनिर्मित रेशम। एक बार इसके बारे में और देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे उत्पादित रेशम के ओर। जो स्वनिर्मित रेशम है, मतलब ये स्वयं उत्पादित हो जा रहा है, ना इसे ढंग से भोजन परोसा जा रहा है, ना इसे अच्छे तापमान में रखा जा रहा है, ना इसके लिए विशेष चटाई या ट्रे का प्रबंध किया जा रहा है। तो ये वृक्ष पर पलते कौन से हैं, तो कहेंगे हम लोग ओक के वृक्ष पे। इन्हें जंगली रेशम भी कहा जाता है, इन्हें वाइल्ड सिल्क भी कहा जाता है, क्योंकि जंगली का मीनिंग इंग्लिश में वाइल्ड ही होता है। इन्हें वाइल्ड सिल्क भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से ओक के वृक्ष में पाए जाते हैं। ओक की जो वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं उनमें टैनिन एसिड अधिक होता है। टैनिन एसिड की अधिकता के कारण ये रेशे जो होते हैं वो जनरली ब्राउनिश होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, पीले चमकदार नहीं होते या क्रीम कलर के चमकदार नहीं होते। इनमें टैनिन की अधिकता होती है। जंगली रेशम की कीड़े का नाम होता है एंथीरिया माइलिटा। और जंगली रेशम के अंतर्गत या स्वनिर्मित रेशम के अंतर्गत 3 प्रकार के रेशम आते हैं, मूंगा, टसर, ईरी, एरी या अरंडी। इन तीनों में भी सबसे बेस्ट होता है
ईरी, एरी या अरंडी। और याद रखिएगा ये भी रेशा ऐसा है कि जो अरंडी के वृक्षों पे पलता है। अरंडी के वृक्षों पे ईरी रेशम पाला जाता है। ध्यान दीजिएगा कि इनमें मूंगा ओक की पत्तियां खाता है या ओक के वृक्ष पे पलेगा। टसर ओक के और बबूल दोनों प्रकार के पेड़ों पे पाया जा सकता है, इस प्रकार की पत्तियों का भी सेवन करता है। ईरी, एरी या अरंडी सबसे बेस्ट प्रकार है जंगली रेशम में और ये अरंडी के वृक्ष पे पलता है। और इसके अंतर्गत आपने देखा जंगली रेशम से बनने वाले कपड़ों का प्रकार, देखिए जैसे सिल्क की बनारसी साड़ियाँ वगैरह बनती है ना, तो उसी प्रकार से ये कपड़ों के नाम है। तो जो जंगली रेशम से बनने वाले हैं तो उन धागों का प्रयोग करके राजा प्रकार का कपड़ा, शतंग, पोंजी, टसा, ये ऐसे कुछ उदाहरण है जो कि इन धागों से बनने वाले कपड़े हैं। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे उत्पादित रेशम के बारे में। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा उत्पादित रेशम के बारे में। तो उत्पादित रेशम को भी दो भागों में बांटा गया है। अब इसे हम थोड़ा सा इस साइड ला करके पढ़ेंगे ताकि बोर्ड पे जगह बनी रहे। तो उत्पादित रेशम में एक आएगा लपेटा हुआ सिल्क, दूसरा प्रकार है कता हुआ सिल्क। देखिएगा एक है लपेटा हुआ सिल्क, दूसरा है कता हुआ सिल्क। इसे ही हम लोग अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे हम लोग कहेंगे रील्ड सिल्क और इसे हम लोग कहेंगे स्पन सिल्क। ये ऐसा रेशा है उत्पादित या कल्टीवेटेड सिल्क का ऐसा प्रकार है जो कि हमें प्राप्त होता है प्यूपा की अवस्था में। प्यूपा की अवस्था में ये ऐसा रेशा है जो हमें प्राप्त होता है जनरली कीड़े की अवस्था में। कीड़े की अवस्था में जब हम लोग स्टोविंग प्रोसेस करते हैं ना, जैसे अभी हमने शुरू में ही आपको बताया था स्टोविंग प्रोसेस, प्यूपा की अवस्था में कीड़े को खौलते पानी में डाल देते, जैसे उसका जीवन रुक जाता है तो उसके धागे को निकालना हम शुरू कर देते हैं। तो स्टोविंग की प्रक्रिया जब हम करते हैं तो उसी समय क्या करेंगे, जो धागा जो कोकून है वो ढीली संरचना पड़ जाती है। तो जो छोटे छोटे मान लीजिए ऐसे ऐसे कोकून है, तो इन्हीं में से एक कहीं से धागा ऐसे यहाँ से खींच लिया, यहाँ से खींच लिया, ऐसे खींच लिया हमने, फिर इनको उठा करके ऐसे एक रील पर हम लपेटना शुरू कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि एक बार में हम 3 से लेकर के 10 कोकून के धागों को लपेटना शुरू करते हैं। कोकून लपेटना होगा मतलब इनसे कोकून से स्टोविंग के बाद जो धागा खींचने की प्रक्रिया है, तो रील्ड में हम 3 से लेकर के 10 कोकूनों में से एक बार में धागा खींचते हैं और उनकी रील बनाना शुरू कर देते हैं। देखिए रील्ड शब्द आपने सुना भी होगा पहला, कि रील जनरली हम लोग प्रयोग करते हैं जो धागा होता है सिलाई मशीन में लगाने के लिए, वहाँ पर भी आपने ये नाम देखा होगा। तो लपेटा हुआ का मतलब यही है कि जो धागा हमने खींचा उनको हमने लपेटना शुरू कर दिया, और इस अवस्था में जो धागा हमें मिलता है वो काफ़ी लंबा रेशा प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कहें कि धागों की लंबाई जनरली लपेटे हुए रेशम में 300 से लेकर के 1800 गज तक होती है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पर हम आपको ये जो धागे की लंबाई बता रहे हैं ये 300 से 1800 गज ये लपेटा हुआ रेशम की बता रहे हैं, ओवरऑल पूरे रेशम की नहीं है। पूरे रेशम की अभी हम लोग आगे बात करेंगे जब हम लोग रेशम की विशेषताएं पढ़ेंगे, भौतिक और रासायनिक, तो वहाँ पर ये डेटा चेंज होगा। यहाँ पर लपेटा हुआ रेशम की जनरली एवरेज लंबाई बता रहा है कि 300 से लेकर के 1800 गज तक होता है। ठीक है, यहाँ तक में तो ये था कुछ लपेटा हुआ रेशम के विशेषता जो इससे हमें प्राप्त होगा। रेशम याद रखिएगा वो चमकदार भी होगा, चमकदार, कोमल, लोच युक्त, सारी तरीके की अच्छी क्वालिटी होगी। चमकदार क्रीम कलर का, येलोइश कलर का, क्रीम कलर पे हमें ये बहुत ही प्यारा सा रेशम इस अवस्था में प्राप्त होगा। अब इसके लिए इसको बताने के लिए बोर्ड साफ़ करना पड़ेगा, तो एक बार समझ लीजिएगा कि जो उत्पादित रेशम है ये 2 तरीके का होता है। एक होगा लपेटा हुआ रेशम, दूसरा है कता हुआ रेशम। लपेटा हुआ को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे रील्ड सिल्क
कटा हुआ को हम लोग कहेंगे स्पंज सिल्क। ये हमें मिलता है कीड़े की अवस्था से या मोथ की अवस्था से, और लपेटा हुआ रेशम हमें प्राप्त होता है प्यूपा की अवस्था से। हम स्टोविंग प्रोसेस जब कोकून के ऊपर करते हैं तभी इनमें से कोकून से धागे खींच करके लपेटना शुरू कर देते हैं, इसीलिए इस प्रक्रिया को हम लोग रील्ड रेशम कहते हैं। ये रेशम की क्वालिटी चमकदार, कोमल, लोच युक्त होती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कटा हुआ रेशम के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स और। अब हम लोग देखेंगे कटा हुआ जो रेशम है या स्पंज सिल्क है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स। तो स्पंज शब्द जो है वो स्पिनिंग से लिया गया है, और स्पिनिंग आपको याद होगा हम लोग जो छोटे छोटे कपास के रेशे थे, नायलॉन के लिनन के रेशे थे, उन पे हम लोग ये प्रक्रिया कर रहे थे। बाकी जो स्पिनरेट से हमें कुछ धागे प्राप्त होते हैं जैसे रेयॉन है, नायलॉन है, तो उनमें स्पिनरेट से लंबा धागा निकलता है अपनी आवश्यकता के अनुसार, उसमें तभी ऐंठन दे दी जाती है। लेकिन स्पिनिंग प्रोसेस ध्यान रखिएगा ज़्यादातर सेल्यूलोजिक रेशो पे ही की जाती है। वैसे हम लोग स्पिनिंग पढ़ते हैं यांत्रिक और रासायनिक, तो वो अलग चीज़ है कि वो अलग अलग तरीके से की जाती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो स्पन है वो स्पिनिंग शब्द से बना है, और स्पिनिंग का अर्थ क्या होता है कि छोटे छोटे रेशों को लेकर के उनमें ऐंठन देना जिससे कि एक लंबा धागा बन जाए। हम लोग अभी जब पढ़े हुए थे लपेटा हुआ रेशम, रील्ड रेशम, तो इसमें कई रेशम ऐसे थे कि जो टूट गए थे, धागे बीच से टूट गए थे, जिनको लपेटा नहीं जा सकता था, या फिर छोटे छोटे रेशे जो भी बचे कुचे थे उनको एक रील बनाना हो तो वो आसान नहीं था। तो इन्हीं छोटे छोटे रेशों को जब हम प्रयोग करके एक लंबा धागा बनाए थे, तो यही प्रक्रिया कहलाती है स्पंज सिल्क, या इस प्रकार के रेशे ही स्पंज सिल्क कहलाते हैं। इस तरीके से हम छोटे छोटे धागों को ऐंठन दिए जिससे कि एक लंबा धागा बन गया, तो याद रखिएगा यही रेशम कहलाता है स्पंज सिल्क। इनमें सामर्थ्य नहीं होता, चमक नहीं होती, मजबूती नहीं होती। नहीं होती का ये मतलब है कि बिल्कुल ही नहीं होती, ऐसा नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी अभी हमने और सिल्क के बारे में देखी उससे ये काफ़ी कम मात्रा में होती है। देखिए अब सामर्थ्य का मतलब है मजबूती, मजबूती यहाँ भी लिखा है, सामर्थ्य भी है, तनाव क्षमता कुछ भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो धागा है, छोटे छोटे रेशे को मिला करके हम एक धागा बना रहे हैं, तो जो एक छोटा रेशा दूसरे छोटे रेशे से जिस जगह पे जुड़ेगा तो वो जोड़ है उसमें, तो वो तो कमज़ोर रहेगा ही ना। लेकिन जो एक रील्ड रेशम था, जो एक समान मजबूती वाला रेशा था, उसको हमने जब लपेटा तो उससे हमें लंबा धागा मिल रहा था और वो धागा मजबूत भी था। लेकिन जब हम छोटे छोटे रेशों को मिला करके धागा बना रहे हैं तो ये धागा कमज़ोर भी होता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ कटा हुआ जो रेशम है, इसके कुछ और भी नाम हैं, कुछ और इसके अंतर्गत शब्द भी आते हैं, वो भी देखिएगा। और याद रखिएगा जब इन धागों का या कटा हुआ रेशम का प्रयोग करके हम कोई भी कपड़ा बनाते हैं ना, तो वो कपड़ा हमें देखने में जैसे कि लगेगा कपास या लीनन का बना हुआ कपड़ा हो, क्योंकि आप जानते हैं जितनी चमक हमें इसमें मिलेगी, सिल्क में मिलेगी, उतनी चमक कपास में नहीं होती। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो कटा हुआ रेशम है ये हमें प्राप्त कैसे होता है, या इसके और हम क्या सोर्सेस कह सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर कुछ नाम लिखा जा रहा है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अगर बात करें तो लिखेंगे टूटे हुए नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे कोकून। देखिएगा अभी यहाँ पे कुछ कैटेगरी है, कुछ नाम है, तो याद रखिएगा, हो सकता है आपके नेट जेआरएफ में इस तरीके के क्वेश्चन भी आने वाले समय में आ ही जाए। तो जो ये टूटे हुए कोकून है, तो इसका ये अर्थ है कि जो रेशम का कीड़ा है वो प्यूपा की अवस्था को क्रॉस कर चुका है, अब वो पहुँच चुका है कीड़े की अवस्था में। तब वो क्या करेगा, रेशम का कीड़ा की अवस्था, जब ये कोकून तोड़ करके रेशम का कीड़ा बाहर आएगा तो इसका मतलब जो उसका बाहरी आवरण मतलब कोकून था वो भी एक जगह से टूट चुका है, तो इससे जो रेशा मिलेगा वो भी टूटा हुआ प्राप्त होगा। दूसरा हम लोग देखेंगे दोहरे कोकून। देखिएगा आपको बता दें यहाँ पर कि जो रेशम पालन किया जाता है ना, वो इस तरीके का मान लीजिए चटाई बनी होती है,
ये एक तरीके की चटाई है जिसके बीच बीच में आपको ऐसे ऐसे जगह भी दिखेगी। अब इसी बीच बीच में ऐसे खाना बना हुआ है, इसी के बीच में छोटे छोटे कोकून को, रेशम को, अभी तो ये कोकून बना भी नहीं है, जो लार्वा है, अंडा है हम कहें, इसको यहीं पे हम पालने के लिए छोड़ देते हैं। अब इन्हें छोड़ा गया है, इनमें जान भी है, ये रेंगते भी है, तो हिले डुलेंगे तो कभी कभी 2 कोकून एक साथ रह जाते हैं। 2 कोकून एक साथ आ गए, 2 अंडा लार्वा बन करके एक साथ आ गया। जब ये अपने ग्रंथियों से स्राव करेगा तो ये धागा अपने लपेटेगा, लेकिन इसी के जस्ट जुड़ा हुआ एक और कीड़ा है तो ये धागा यहाँ भी जा सकता है। तो जब एक कीड़े का धागा दूसरे के पास भी जाएगा, तो जब इन कीड़ों को अलग किया जाएगा तो धागा तो पहले जुड़ा हुआ बन रहा था, तो जैसे कीड़ों को अलग किया हमने तो धागा भी टूट जाता है। तो यही कहलाता है दोहरे कोकून से प्राप्त धागा। जब 2 कोकून एक साथ एक जगह बन जाते हैं तो उनको अलग करने में धागा टूट जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक और कता हुआ रेशम का प्रकार है जिसे हम लोग कहेंगे फ्लॉस। फ्लॉस का अर्थ ये है कि जब हम कोकून में से धागा खींचते हैं, उन्हें हम लपेटने का जब काम करेंगे तो उनको एक सीध में लाने के लिए, एक बराबर करने के लिए उन पे ब्रश करना पड़ता है। अब ब्रश का मतलब बहुत तेज़ घर्षण से नहीं, हल्के हाथों से ब्रश करना पड़ता है। तो उस अवस्था में भी कुछ ऐसे रेशे होते हैं जो टूट करके उन्हीं ब्रश पे रह जाते हैं, तो उन ब्रश से निकाल करके भी जो छोटे छोटे रेशे थे उनसे एक बड़े धागे का रूप देना, यही प्रोसेस कहलाता है फ्लॉस। इसके बाद देखिएगा, एक और प्रकार है रेशम के कोकून का जिसे हम लोग कहेंगे फ्रिसन। ये भी एक कता हुआ रेशम का प्रकार है। फ्रिसन का ये अर्थ है कि मान लीजिए ये कोकून है, इसके ऊपर धागा लपेटा हुआ है, ठीक है। अब इस धागे को जब हम खींचना शुरू करेंगे तो शुरुआती धागा पतला होगा, आगे जा कर के ये मोटा हो सकता है, एक सीध में आ सकता है, फिर आखिरी में जा कर के फिर ये पतला हो जाएगा। मान लीजिए कोई लिक्विड चीज़ आप किसी भी डिब्बे से निकालेंगे, किसी भी बॉटल से निकालेंगे, तो शुरुआत में उसकी धार पतली होती है और आखिरी में ख़त्म होने के टाइम भी पतली हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, जब कीड़े ने स्राव करना शुरू किया तो शुरुआत में धागा पतला था, फिर बीच में मोटा हो गया, एक समान हुआ, अंत में फिर पतला होना शुरू हो गया। तो जो बीच का एक धागा है उससे बनने वाला जो कपड़ा होगा बहुत ही हाई क्वालिटी का बनेगा, लेकिन जो इसके शुरुआत में और जो अंत में बचे हुए धागे हैं उनका हम जब प्रयोग करते हैं एक लंबा धागा बनाने के लिए, यहाँ से काट करके अलग कर लेते हैं, तो इनसे बनने वाला धागा ही फ्रिसन कहलाता है। तो ये भी एक छोटा रेशा हो गया, ये छोटा रेशा हो गया, इनको मिला करके हम एक लंबे धागे का निर्माण कर रहे हैं, तो यही प्रोसेस कहलाएगा फ्रिसन। और फ्रिसन भी एक कता हुआ रेशम का प्रकार होता है। अब हम लोग देखेंगे लास्ट में एक शब्द बस और बचा हुआ है जिसे हम लोग कहेंगे स्क्रैप। स्क्रैप का ये अर्थ है कि जब हमने कोकून से धागा निकालना शुरू किया, उस पर ब्रश किया, उसकी रीलिंग की, मशीन पे लपेटा, मशीन पे वो आगे प्रोसेस के लिए बढ़ा, तो इसके बाद क्या होता है कि जब इन पे हम बटाई करें, इनको लपेटना शुरू करें, तो ये कहीं ना कहीं फंस करके छोटे छोटे रेशे फंस के टूट के रह जाते हैं। तो चाहे मशीन पे बचे हो, चाहे ब्रश पे बचे हो, या रील करते समय बचे हो, तो जो ये छोटे छोटे रेशे रह जाते हैं इनको लपेट करके ही एक लंबा धागा हम बनाते हैं। तो इस प्रकार के धागे स्क्रैप कहलाते हैं। मतलब जो मशीन पे व्यर्थ बचे रह गए थे, खराब कबाड़ के रूप में, गंदगी के रूप में, व्यर्थ हमारे लिए कोई काम का नहीं था, इस तरीके के भी पदार्थ बचे रह गए जो रेशम है, उन रेशम का प्रयोग करके कताई करके एक लंबा धागा बना लेते हैं, वही प्रोसेस कहलाता है कता हुआ धागा के अंतर्गत स्क्रैप स्पन सिल्क। तो ये थे कुछ इसके नाम, याद रखिएगा। एक है टूटे हुए कोकून, दूसरा है दोहरे कोकून, फिर है फ्लॉस कोकून से फ्लॉस से प्राप्त कता रेशम, फिर है फ्रिसन और उसके बाद है स्क्रैप। ये कता हुआ रेशम की कुछ वेराइटीज़ हैं। अब हम लोग इसके बाद आज के लिए इतना ही वीडियो है।
इसके बाद बस बाकी है रेशम के निर्माण की प्रक्रिया, कि हम इसको किस तरीके से शुरू करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे लास्ट में रेशम की कुछ विशेषताएं। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। रेशम का जो केंद्रीय बोर्ड है, रेशम का केंद्रीय रेशम बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी, आप एक बार इसको कमेंट पे बता दीजिएगा। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में ये भी चीज़ें आपको लिखवाई जाएंगी, केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत से हमने बनाया हुआ है, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। आपको सारा सिलेबस होम साइंस का यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।